होता है। वाउचर हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है, और आपने पढ़ा होगा जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी होगी, तो हमने पढ़ा था वहां पर वाउचर। वाउचर बेसिकली क्या देखिए, एक शब्द होता है वाउच। हम बोलते हैं ना कि आई विल वाउच फॉर अंगद, मतलब अंगद इतना ऑनेस्ट बनता है कि मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूँ। वाउच मतलब कि मैं इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि हाँ ये बहुत शानदार बच्चा है। तो अकाउंटिंग में वाउच से बनता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है गिव्स यू कंफर्मिटी कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है। वाउचर उससे निकल कर बना है। अब ये वाउचर को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं यहाँ पर। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की जो ओरिजिन होती है, ट्रांजेक्शन की जो शुरुआत होती है, दैट स्टार्ट्स विद वाउचर ओनली। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, मतलब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम किसी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे, उसे सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट इज एन एविडेंस। आपके पास डेफिनेशन दे रखी है। इट इज एन एविडेंस। किस तरह का एविडेंस है? ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट, एंड इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड ऑन विच अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड विद द ट्रांजेक्टेड अमाउंट। मान लो मैंने 50,000 का गुड्स खरीद लिया। 50,000 की गुड्स खरीद तो मुझे क्या करना? परचेजेस डेबिट करना पड़ेगा और कैश क्रेडिट करना पड़ेगा। किसके बेस पर मैं कैश क्रेडिट करूंगा और परचेज डेबिट करूंगा? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरा क्या कहलाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस का काम करता है। आपने देखा होगा ना, बिल लगाते हैं, वाउचर्स लगाते हैं, ये दुनिया भर की चीजें भी पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी की सारी चीजें लगती हैं। कैश मेमो showing cash sales, an invoice showing sales of goods on credit, bills of purchase showing purchase of goods on credit, receipt made out of by receiver for cash received, etc. ये सारी की सारी चीजें होती हैं। जब आप सिनेमा हॉल जाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, जब आप बुक माई शो से कोई टिकट बुक कराते हैं फिल्म का, तो आपके पास क्या होते हैं? ई टिकट्स आते हैं और एक रसीद भी आती है। आप ओला उबर वगैरह की गाड़ियां जब करते हैं, तो आपके मेल आईडी पे या जो भी व्हाट्सएप पे होगा, आपके पास क्या आती है? रिसिप्ट आती है पूरी की पूरी उसकी। ठीक है। अब अगर मान लो आप फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं ओला उबर से, और आपको अपने ट्रेवलिंग के बिल किसको जमा कराने पड़ते हैं? अपने एचआर वाले को या अपने अकाउंटेंट को कराने पड़ते हैं। सो यू विल टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दोज, एंड देन यू विल अटैच, अपने सिग्नेचर करेंगे उनके इकट्ठा करके, और वो बिल वहां भेज देंगे। लाइक 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, ठीक है, 4 साल में अपने बच्चों को लेके यूएस गया, फिलाडेल्फिया। और हमें जब हम जाते थे, तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता था डॉलर्स में, कि ये आपको बच्चों के लिए खर्च करना है। खर्च तो करना है। मैंने मान लो मुझे, सपोज मुझे लाइक $5,000 मुझे मिला बच्चों के खाने पीने के लिए सिर्फ। काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है। और मुझे मिला, यूज हो गया, बाकी मैंने वापस लेके आया। जितना यूज हो गया, मैं बोलूंगा हाँ जी 5 में से 4,000 यूज हो गया। हुआ 2,000 यूज था, 1,000 आंटी में डाल दिया। तो फ्रॉड कहलाएगा ना वो तो। हम क्या करते थे, एयरपोर्ट पे भी अगर कोई मान लो जूस का पैकेट भी खरीद रहा है, जो भी खरीद रहा है, पैसा वो मुझसे लेते थे। और उसकी रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट तो आपने देखा होगा काउंटर। तो मैं क्या करता था, उन रिसिप्ट को डे टू डे A4 साइज पेज में चिपका लेता था। फिर अगले दिन की चिपका लेता था, फिर अगले दिन की चिपका लेता था। जब मैं 8 दिन के बाद जब वापस आते थे, मेरे को इतनी सारी रिसिप्ट हो जाती थी। फिर सबको मैं टोटल करता था, और फिर मैं देखता था अमाउंट रिसीव्ड $5,000, अमाउंट यूज $4,820, बाकी का पैसा वापस दे दिया, हिसाब मिल गया। तो वो जो मैं पेपर चिपका चिपका के रसीदें रखता था, और हर एक पे अपना साइन करके वहां रखता था उसको, सो दैट इज बेसिकली व्हाट, अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके हिसाब से तो मैंने बताया ना कि मेरा इतना खर्चा हुआ था, और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था वो मान गया। क्योंकि भाई कुछ जैसे हम हमारे जो बीच में हम स्टेप होते रुकते थे, लुफ्तांसा जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में हम रुकते थे, तो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट में किसी ने खाया, तो फ्रैंकफर्ट की जो रसीदें वो नकली थोड़ी बना लूंगा। न्यूयॉर्क में कुछ खाया बच्चों ने, तो न्यूयॉर्क की रसीदें मैं थोड़ी बना लूंगा। फिलाडेल्फिया में बच्चों ने खाया, तो उसकी रसीदें मैं थोड़ी नकली बना लूंगा। ऐसा चलता था। एंड वी गॉट रिसीप्ट फ्रॉम एवरीवेयर। मैकडी में जाएंगे तो भी रिसीप्ट मिल जाएगी आपको। उसके अलावा हम कहीं जाते नहीं थे इधर उधर। छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी जाते थे, वहां भी रिसीप्ट मिल जाती थी हमें। ठीक है। मेक्सिकन फूड एक चिपोतले होता है, बच्चों ने खाने की कोशिश करी, पसंद नहीं आया, उसकी भी रसीद मिल गई हमें। तो हो जाता है, एवरीथिंग इज देयर। आइए देखें जरा, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है कितनी कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसे कहते हैं कैश मेमो। पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर। जो लोग बिजनेस वाले होंगे जानते होंगे। कैश मेमो जो कैसे होता है जरा देखेंगे। आई विल जस्ट शो यू। कैश मेमो जो होता है वो किस तरह का दिखता है, देखिए।
कैश मेमो जो दिखता है आपको वो ऐसा दिखता है। ये कोई सुंदरी दिख रही थी कोई, ये रे कैश मेमो दिख रहे हैं आपके सामने। कैन यू सी दिस? ये लिखो, ये कह रहा मैशमेस प्रेजेंट कैश मेमो बिल। ये क्या लिखा है? अल करीमी जनरल स्टोर बिल। ये क्या दिख रहा है आपके पास? लोगो नेम ऐसा करके, शोमी लेडीज ब्यूटी पार्लर, ये रहा देखो। ये देखो, मोबिलो मोबाइल सिटी, कैश मेमो है सारा। बिजनेस का नाम कैश मेमो। कैसे कैश मेमो? दुनिया भर के कैश मेमो दिख रहे हैं आपके पास। यही कैश मेमो होते हैं। तो क्या हुआ, मैं किसी को पैसा दे के आया और मैंने क्या कर दिया, सामान, वो मुझे कैश, जब मैंने पे द मनी, वो मुझे कैश मेमो बांट के, मतलब ये देखो कैश सेल्स के लिए होता है, देखो यहाँ पर। ये जैसे ये वाला है, मान लो वो मेरा नाम लिख देगा इस पे, डिस्क्रिप्शन लिख देगा, अमाउंट लिख देगा, कैश करके टोटल करके ये फाड़ के मुझे दे देगा। हो गया कैश मेमो। दिस इज कैश मेमो। क्या चीज है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। जो सेलर सामान बेच रहा है वो बनाता है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, इट हैज द डिटेल सोल्ड गुड्स, मतलब इसके अंदर क्या है कि गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, डिटेल ऑफ ईच आइटम, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। आप देख पा रहे हैं, देखो ये रहा। हाँ ये रहा, इससे दिखेगा। हाँ ये रहा, दिख गया। पूरी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन, साइज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सारा कैश में वो बनता है। दिस इज ऑल्सो सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब अब किसी ने 20,000 50,000 का सामान खरीदा, ये खरीदा सामान यहाँ पर, ठीक है, पर्टिकुलर है, क्वांटिटी है, यूनिट है, रेट है, फिर टोटल अमाउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस करने के बाद की फिगर आ जाती है। क्या कहलाता है ये? कैश मेमो कहलाता है। और ये एविडेंस है कि क्या हुआ, आपने किसी दुकानदार से कैश लेकर सामान खरीदा। कई बार लोग नकली भी बना लेते हैं, तो उसका कोई उपाय नहीं है। नकली होता है तो वेरीफाई करना पड़ता है। वो दुकानदार के यहाँ टेलीफोन नंबर भी तो लिखे रहते हैं, देखो लिख रखे हैं ना यहाँ नंबर, देखो ये नंबर, वहाँ वेरीफाई करके पूछ सकते हैं आप, अगर इतना डिटेल है तो। अगर आपको भरोसा नहीं अपने एम्प्लॉयज के प्रति तो ये कैश मेमो बनता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कैश मेमो, ये पहला पार्ट। फिर होता है इनवॉइस या बिल। अब आप देखेंगे इनवॉइस भी आपको यहीं दिख जाएगा, ये रहा देखो, लिखा हुआ आ रहा है कहाँ पर? आप देखते हैं जब आप अमेजन से सामान खरीदते हो तो आपको इनवॉइस लिखा हुआ आता है, नहीं आता? लिखा हुआ, देखा होगा ना। इनवॉइस कब होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, या जब आप क्या करते हैं, पहले आप सामान खरीद लेते हैं, फिर आपके नाम पर क्या बिल बनकर आता है। तो यहाँ देखिए आप जरा इधर, ये वाला पार्ट, क्या लिखा है? एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के अंदर ऐसे ही होता है, लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, कैश में भी इनवॉइस बना के भेज देते हैं। लेकिन ये होता कब है? जब गुड्स क्या बेची जाती है, क्रेडिट पे बेची जाती हैं। इसके अंदर सारी डिटेल होती है, पार्टली किसको गुड्स भेजी जा रही हैं, गुड्स का नाम क्या है, टोटल सेल्स अमाउंट क्या होता है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर। डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है। हाँ, दोनों के पास एक एक कॉपी, दोनों के पास चली जाती है कॉपियां। और कई बार तो लोग ट्रिप्लीकेट बनाते हैं, एक कॉपी अकाउंट्स के लिए रख लेते हैं, एक कॉपी ओरिजिनल वाली किसको दे दी, बायर को दे दी, डुप्लीकेट अपने पास रख ली, और तीसरी कॉपी जो होती है वो आपने सेफ्टी के लिए रख लेते हैं, ताकि बात कई बार गुम हो जाए, फट जाए, कुछ हो जाए तो उसको लेके चल सकते हैं हम लोग। ऐसा करके बनता है। तो इनवॉइस है, किस पर बनेगा ये ध्यान रखना। अच्छा ये लिखा ना, देखो क्या लिखा रहता है, डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन्ड एज एन एविडेंस ऑफ द सेल्स फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। परचेजर, क्रेडिट परचेजेस, दे आर एविडेंस बाय बिल रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स। ऐसा करके चलते हैं आप, थोड़ा और आगे चल। हाँ, देखो पता है ये आज की डेट में ना कोई इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। अगर मैं यहाँ इनवॉइस टाइप करूँ, देखो इधर, मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ टाइप करता हूँ अगर मैं इधर, चलो मैं इनवॉइस टाइप कर रहा हूँ, अगर देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए, इनवॉइस अगर हम देखेंगे तो, ओह गलत स्पेलिंग चली गई, देर लगा रहा ढूंढने में। इनवॉइस जो आपके पास होता है, उसको लोग ना अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक यूज क्या होता है, जब सामान गुड्स क्रेडिट में जाएगा तभी हम उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता वो। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर, ये देखो दिख रही है,
ये दिख रही है आपको इनवॉइस, सारी इनवॉइस बनी हुई है, ये देख रहे हैं? किसका नाम लिखा जा रहा है? कंपनी का नाम। कौन भेज रहा है? का नाम लिखा रहता है। डिटेल वगैरह सारा, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब इनवॉइस के एग्जांपल्स आपके दिख रहे हैं। लेकिन कब भेजी जाएंगी ये वाली? जब क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन अभी आप देखते होंगे बिजनेस वाले लोग ना, कैश के लिए, क्रेडिट के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। बट हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कब? जब आप गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करते हैं। फिर आते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आपके घर कोई, मतलब जैसे मान लो रामलीला की पर्ची काटने के लिए आते हैं, वो भगवती जागरण के लिए पर्ची काटने के लिए आते हैं, कोई चैरिटेबल वर्क के लिए आते हैं पर्ची काटने के लिए, ठीक है? तो उनको रिसिप्ट बोला जाता है। या फिर जैसे मान लो आपने अपने स्कूल की फीस भर ली, उसके बाद आपको क्या मिलती है? रिसिप्ट मिलती है। अब तो खैर ऑनलाइन आ जाता है। देखा होगा ना आपने, जब आप ऑनलाइन भर रहे होते हैं, पेमेंट रिसिप्ट निकल कर आती है। तो वी कैन सी हियर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या, रिसिप्ट कैसे दिखते हैं? देखिए, ये रही रिसिप्ट, ये रिसिप्ट दिख रहे हैं आपको। ये देखो, ये देखा होगा आप लोगों ने, क्या चीज है ये? जब आप खरीदारी करते हैं पेंटालून वगैरह से, मॉल्स में खरीदारी कर रहे होते हैं, देखो, सेल्स की रिसिप्ट हो गया, ये रहा, ये सब रिसिप्ट हैं। ये सब रिसिप्ट हैं, ये रहा, सारे रिसिप्ट हैं ये छोटी छोटी रिसिप्ट हैं, देखो लिखा ना आर रिसिप्ट यहाँ पर। जब आप मैकडी वगैरह में जाते हैं तो रिसिप्ट बनकर निकल कर आ जाती है, वैसा वाला। कैश मेमो तब होता है जब हैंड रिटर्न बन के चलता है वो। रिसिप्ट क्या होती है? प्रिंट होके निकलती है आपके पास, ठीक है? पार्किंग में चली जाए, मॉल मॉल की पार्किंग के बाद आपको पर्ची फाड़ के देता है, रिसिप्ट से तो होती है वो। इट मीन्स इट्स एन एक्नॉलेजमेंट कि सब मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन। क्या चीज दिख रही है आपके पास ये? व्हेन अ कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। A receipt is prepared in duplicate. Original copy is given to the party making the payment, and the duplicate copy is kept for the record. अब आप जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, सामने वाला मशीन से क्या करता है? पेज निकलता है, चर करके एक पेज फाड़ता है, आपको पकड़ा देता है, और दूसरा पेज फाड़ के अपने पास रख लेता है वो। देखा है? अरे डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन यूज करते हुए देखा आप लोगों ने शॉप्स में? अपना डेबिट कार्ड दिया, अमाउंट रखा, आपसे पिन भरवाया, पिन भरने के उसने अपनी तरफ मोड़ा उसको, एंटर बटन दबाया, पेमेंट ओके आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर वो बटन दबाता है, क्या निकलता है? एक रिसिप्ट निकलती है, फाड़ता है, आपको पकड़ा देता है आपके बिल के साथ लगा के, कैश मेमो के साथ लगा के, और दूसरा क्या करता है? वो अपने पास रख लेता है। ये रिसिप्ट होती हैं, दो दो तरह से बनाई जाती हैं, वो डुप्लीकेट में बनती है। और आगे चलें थोड़ा सा। अब बारी है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप पता है कहाँ यूज होती है? वेन वी आर डिपॉजिटिंग मनी इन टू द बैंक। पे इन स्लिप का एग्जाम्पल देखिए जरा, अब आप यहाँ पर। पे इन स्लिप जो बनती है वो ऐसे होती है। कभी बैंक में गया कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ पैसा जमा कराने के लिए? पे इन स्लिप, ये देखो ये वाली। देखा है कभी भारतीय स्टेट बैंक की रसीदें दिख रही हैं आपको, अलग अलग तरह की? वो स्टेट बैंक की और अलग अलग बैंक्स की रसीदें दिखते हैं, ये रहा। प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक का पे इन स्लिप है। क्या होता है? जैसे आप बैंक में कैश जमा करा रहे हैं या चेक जमा करा रहे हैं, तो मान लो आप कैश, देखो ये बैंक है, ब्रांच है, चेक है, चेक जमा करा रहे हैं, क्या जमा करा रहे हैं? कैश जमा करा रहे हैं। तो 1000 के नोट्स होते नहीं है, मैंने 500 के 50 नोट जमा कराए, 100 के 200 नोट जमा कराए, 50 के 100 नोट जमाए, टोटल अमाउंट आके टोटल हो जाता है, ठीक है जी, रिसिप्ट बन जाती है ये। बैंक क्या करता है? टोटल पैसा मिलने के बाद वो स्टैंप लगाता है। ये देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड स्पेस, एक यहाँ स्टैंप लगाता है, एक स्टैंप लगाता है। ये बड़ा वाला हिस्सा फाड़ के अपने पास रख लेता है, छोटा वाला हिस्सा हमें दे देता है। इट्स अ प्रूफ। ये पेइंग स्लिप में क्या होता है? कुछ पोर्शन फाड़ने के बाद बैंक अपने पास रख लेता है, बाकी का हिस्सा स्टैंप लगा के सिग्नेचर करके हमें दे देता है। इसको पेइंग स्लिप बोलते हैं। ये रहा पेइंग स्लिप के अलग अलग कई सारे दिख रहे हैं, ये रहा देखो, ये भरा हुआ पेइंग स्लिप दिख रहा है। ये पूरा भरा प्रवीण कुमार के नाम से 20,000 का इसने क्या जमा कराया? 2000 के 5 नोट जमा कराए, 500 के 20 नोट जमा कराए, टोटल 20,000 जमा कराया। अब यहाँ डॉटेड है, और बैंक ने क्या कर दिया? ये यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक यहाँ भी स्टैम्प मारेगा, यहाँ भी स्टैम्प मारेगा, इसको फाड़ के अपने पास रख लेगा, ये आपको पकड़ा देगा। तो दैट्स अ प्रूफ कि यू डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक। दैट्स अ प्रूफ यू डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। दैट्स अ प्रूफ यू डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक। तो पेइंग स्लिप कहाँ बनती है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बनती है, और कहीं नहीं बनती। क्या लिखा है देखिए? डिपॉजिट कैश और चेक इनटू अ बैंक, इट इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक, इट हैज अ काउंटर फाइल। ये होता है काउंटर फाइल, ये वाला हिस्सा काउंटर फाइल बोलते हैं इसको, इसे फाड़ के अलग कर सकते हैं। ये चलता है। कभी कोशिश करो भाई, माँ बाप के साथ जाके उनका बोझ हल्का करा करो। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए बोलो कि आई विल हैंडल इट। गो टू द, कितने लोग बैंक जाके ट्रांजेक्शन्स हैंडल कर पाते हैं? ये बाकी लोग
बोला अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। ऐसी तो है कि मेच्योरिटी, वरना क्या होगा। तो काउंटर फाइल, देखो क्या लिखा है। जब वो जो चेक होते हैं ना, आपने देखा ना ड्रॉप बॉक्स होते हैं बैंक्स के अंदर, ड्रॉप बॉक्स, आपने चेक ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाला, वो काउंटर साइन नहीं होते। जब आप बैंक की ब्रांच में जाएंगे, उसके क्लर्क को जमा कराएंगे, क्लर्क स्टैंप लगा के देगा, तब स्टैंपिंग होती है उस पे। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे चेक को, उस पर स्टैंपिंग नहीं होती। आप अपने आप भरेंगे, ड्रॉप बॉक्स में काउंटर फाइल फाड़ के अपने पास रख लेंगे और उसको वहां डाल देंगे, उस पर स्टैंपिंग नहीं। बैंक ने हाँ वहां पर एक अपनी स्टैंप रखी हुई होती है। अब जो चेक ड्रॉप बॉक्स होते हैं ना, जाके देखिए एटीएम में लगे रहते हैं, बैंक की ब्रांच में लगे रहते हैं, उसके ऊपर बैंक ने अपनी एक स्टैंप लगा रखी होती है किसी रस्सी से बांधकर, उस पर ठप्पा लगाइए और चेक डाल दीजिए। जनरली वो बैंक के अंदर ही होता है। बैंक ने ड्रॉप बॉक्स बना रखे होते हैं, यही 37 में चले जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक है, आपको दिख जाएगा सारा। ड्रॉप बॉक्स होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेइन स्लिप बोलते हैं। काउंटर फाइल ऑफ द पेइन स्लिप गिव्स डिटेल रिगार्डिंग द डेट एंड द अमाउंट कैश और चेक डिपॉजिटेड। ये भी क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये भी एक एविडेंस है। ये भी हाँ, कहते हैं ना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पढ़ा था ना कैश बुक में। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैसे पता चलेगा, पेइंग स्लिप से पता चलता है। ठीक है जी। अब बारी आती है चेक की। चेक तो सभी को मालूम है कितने तरह के, देखिए चेक, अब आप बोले तो चेक, ये एग्जांपल है आपके सामने चेक के। अभी तो क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग पहले तो, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। 2 साल 3 साल पिछले साल तक भी मैं पेरेंट्स को बोलता था कि भाई आपने जो भी फीस मुझे देते हैं कैश में दें मुझे, मेरे हमें चेक दे दीजिए, ये अकाउंट में डाल दीजिए। क्योंकि लाइक आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू, आपने देखा होगा ना, मैं कोई भी फीस अपने नाम से नहीं लेता। आई जस्ट टेक इट फ्रॉम माई वाइफ्स नेम। तो वाइफ के नाम से मैं लेता हूँ, वाइफ के अकाउंट में पैसा जाता है, फिर वाइफ के अकाउंट से हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी होती है भर देते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है इतनी ज्यादा, मेरी तो अपनी सैलरी की इनकम से मैं उस पर टैक्स भरता हूँ। ठीक है। और वाइफ की इनकम बनती है, वाइफ अपनी इनकम पे उनका टैक्स भरा जाता है। तो टैक्स तो हम भरते हैं, बदमाशी तो हम भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। लेकिन लेकिन अगर मैं प्योरली कैश में ले लूं तो मुझे सरकार को कोई टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्यूशन सेंटर क्या करते हैं, पैसा कैश में लेने की कोशिश करते हैं कि कैश दे दीजिए हमें। लेकिन आई जनरली टेल यू कि भाई आप हमें हमारे अकाउंट में डाल दीजिए पैसा, क्योंकि अब मेरे अकाउंट में पैसा, मतलब मेरी वाइफ के अकाउंट में पैसा चला गया, तो इट इज हर सोर्स ऑफ इनकम। अब वो सोर्स ऑफ इनकम का, वो टैक्स का रिटर्न भरती हैं और टैक्स भी भरती हैं, तो उनकी इनकम तो वाइट हो गई ना। तो जब हम पैसे को अकाउंट में ले रहे हैं तो दैट इनकम इज वाइट इनकम। लेकिन अगर उस इनकम को ले लें और उस पर टैक्स ना भरें, देन अगेन इट्स अ ब्लैक। और कैश तो ब्लैक ही होता है। तो आई एनकरेज एवरीबडी कि भाई हमारे अकाउंट में डाल दिया करो पैसा, मैं देता हूँ ना आपको, अकाउंट डिटेल वगैरह भेजता हूँ डालने के लिए। वो इसलिए तो भेजते हैं कि दैट इज अकाउंटेड इनकम, उस पर हम टैक्स भर देते हैं, जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसको भर देते हैं। सो दैट इनकम इज वाइट। इफ आई टेक मनी, ऑल द मनी फ्रॉम कैश टू ऑल ऑफ यू, तो वो फिर मेरे लिए क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया ना वो तो, है ना? वो तो किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या पैसा है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि ना 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 ना, सर हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम कैश देंगे, बिकॉज दे हैव कैश, दे वांट टू स्पेंड इट। ऐसा भी चलता है। तो वो मुझे पहले ही कहते हैं, सर हम तो चेक में देंगे नहीं आपको ना, हम आपके अकाउंट में डालेंगे, हम तो आपको कैश देंगे। मैंने कहा ओके, आई एम ओके विद दैट। उस कैश से मैं घर के राशन पानी ले आता हूँ जाके, चल जाता है। मेजोरिटी ऑफ यू पीपल, दे गिव्स मनी मीन माई अकाउंट, वो हमारे लिए वाइट हो जाता है। तो दोनों काम हो जाते हैं हमारे, सरकार को टैक्स की पेमेंट भी चली जाती है और ब्लैक मनी भी नहीं डिक्लेयर होती है। यू कैन सी द चेक हियर, सारे के सारे चेक लिखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा देखो, ये डबल लाइन देखिए, डबल लाइन, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये अकाउंट पे, इसे कहते हैं क्रॉस चेक। अगर ये चेक क्रॉस हो गया तो क्या लिखा ना, रॉय एनजी, ये इसी के नाम पे ट्रांसफर होगा, ये किसी और के नाम पे ट्रांसफर, इसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते। अगर चेक पे किसी का नाम लिख दिया और क्रॉस कर दिया तो गया, वो चेक बेकार हो गया। वो फिर आप उसी के अकाउंट में डालेंगे जिसके नाम पे लिखा हुआ है। लेकिन एंडोर्स वाला चेक क्या होता है, उसपे आप नाम भी नहीं लिखवाते हैं किसी का, और लाइन भी क्रॉस नहीं लिखवाते हैं। क्रॉस लाइन का मतलब है कि चेक मिल गया, देखिए समझना क्रॉस लाइन का क्या फायदा होता है। अगम नाम है इसका, ठीक है, मेरा नाम भी अगम है। तो किसी ने मुझे चेक बना के दिया 1 लाख रुपए का, और मेरे जेब से चेक गिर गया, गिर गया चेक वो, अगम को मिल गया, अगम के नाम का चेक है, इसने देखा कौन सी बैंक का ब्रांच है, वहां पहुंच गया। ठीक है। अब अगर चेक पे क्रॉस लाइन नहीं लिखी होंगी, तो जो आदमी उस चेक को प्रेजेंट करेगा उसको बैंक कैश दे देगा, दे देगा कैश तो, क्योंकि चेक तो उसी बैंक का है वो, और उसका चेक पे नाम अगम लिखा हुआ है, अगम ये है,
अगर बैंक पूछता नहीं है किसका नाम, अगर पूछेगा भी तो ये दिखा देगा अपना आधार कार्ड पासपोर्ट, ये रहा मैं अगम हूँ भाई। और चेक पे 1 लाख रुपए अगम था। लेकिन अगर अगम के नाम के चेक पे ऊपर क्रॉस लाइन लगी होंगी, अकाउंट में पैसा जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। तब अगम उसको कैश नहीं करा सकता, और तब अगम अपने अकाउंट में डालेगा पैसा। अब अकाउंट में पैसा डालेगा तो बैंक पकड़ लेगा किसके अकाउंट में चला गया पैसा, तो वसूली हो जाएगी, वो तो ट्रैक हो जाएगा। तो जब भी किसी को चेक इशू करके दे तो क्या करके दे, क्रॉस करके देते हैं। तो चेक जो होता है, इट सेल्फ इज एन एविडेंस कि भाई हाँ हमने किसी को पेमेंट करी है या पेमेंट ली है किसी से। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्या है? अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन्ग अपॉन द बैंक ऑन विच अकाउंट इज हेल्ड एंड पेबल ऑन डिमांड। द बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म। आपने देखा होगा ना, आपके पेरेंट्स के पास चेक बुक होती है, तो बैंक सप्लाई करता है उसको। और जब आप किसी को चेक देना होता है, लिखा रहता है ना पे टू, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना पे टू, देखो यहाँ लिखा हुआ है तेरा, पे टू, पे द ऑर्डर ऑफ, पे टू द ऑर्डर ऑफ, ये लिखे हुए हैं सारे यहाँ पर, पे ऐसे करके लिखा हुआ है, टू पे। ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर ये तो फिरंगी दिख रहे हैं सारे चेक, अगर मैं बोलूँ तो। देखिए, इंडियन देखेंगे अगर आप तो देखेंगे आपको ये रहे, दिखा कोई इंडियन, ये रहा, ये सब इंडियन है। पे, ये सैंपल है, एचडीएफसी का चेक दिख रहा है आपको, पे, ये रहा। ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, चेक के एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। चेक चला गया, अब बारी आई डेबिट नोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबसे रीड बुक्स में भी पढ़ेंगे, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। डेबिट नोट का मतलब हुआ कि वी आर डेबिटिंग समबडी। क्रेडिट नोट का मतलब हुआ वी आर क्रेडिटिंग समबडी। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला कि गुड्स रिटर्न्ड टू समोसा ₹5,000। अब समोसा नाम के व्यक्ति को अगर मैं चीजें वापस कर रहा हूँ, तो समोसा मेरे लिए क्या था, सप्लायर था, सप्लायर था ना। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बताइए, गुड्स रिटर्न टू समोसा, तो एंट्री करूंगा क्या, समोसा डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, आई राइट दिस एंट्री 5,000 और 5,000, ऐसे बनता है। यानी कि अब ऐसा नोट या ऐसा डॉक्यूमेंट में बनाऊं जिसके अगेंस्ट में क्या करूं, जिसके थ्रू मैं क्या करूं, कुछ गुड्स वापस करूं खरीदी हुई, तो वो कहलाता है डेबिट नोट। व्हाई इट इज डेबिट नोट? बिकॉज इन दिस नोट somebody इज डेबिटेड। हु इज दैट somebody? सप्लायर। तो देखें जरा क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन ये, a debit note is made out evidencing that debit has been made to the account of the party named in the debit note. It details out the reason of debit. For example, seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for a fewer amounts. Purchaser of goods will make a debit note if the goods have been over invoiced, इस कंडीशन में। लेकिन इन द जनरल कंडीशंस क्या होता है, जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तब क्या बनाते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं परचेज रिटर्न करते समय। मतलब कीमत से ज्यादा डाल दिया, भाई किसी के बिल में ज्यादा बिल डाल दिया हो, तो जब वो अगली बार आपको पेमेंट करेगा तो क्या करेगा, उतना काट के देगा ना। तो काटने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसे डेबिट नोट बोलते हैं। और हाँ, अ- अभी देखो जरा, अभी और चलें थोड़ा सा आगे। अब यहाँ देखें, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब क्रेडिट नोट इसका उल्टा होता है, जरा देखिए। अब मैंने बोला क्या, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय जलेबी, ₹10,000। कोई जलेबी हम हमें वापस कर कह रहे हमें तुम्हारा सामान पसंद नहीं आया, हम रिटर्निंग इट। सो व्हाट एंट्री यू विल राइट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जलेबी। अब मुझे बताइए, हु हैज क्रेडिटेड हियर, जलेबी, कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट नोट क्या बनता है, व्हेन सेल्स रिटर्न इज हैपन, सेल्स रिटर्न होने पे तब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने ये है। क्रेडिट नोट इज मेड आउट, क्या क्या एविडेंस करने के लिए बनाया जाता है ये, क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू द डेटर, डेटर को, जलेबी वॉज माई डेटर, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। when customer returned goods previously invoiced or the customer allowed further discount, the credit note is issued। मतलब जब आपको किसी से कुछ पैसा लेना है, ठीक है, अब जैसे मुझे डेटर से पैसा लेना है, उसने क्या कर दिया, गुड्स वापस कर दी, 50,000 का बिल बना, 5,000 की चीज वापस कर दी। पहले मैंने उसको जो इनवाइस भेजी थी 50 की भेजी थी, अब मैं क्या भेजूंगा उसको, एक क्रेडिट नोट भेज दूंगा 5,000 का। तो जब फाइनल पेमेंट करने के लिए आएगा, कहेगा देखो 50,000 आपने मुझे बिल भेजा था, 5,000 का क्रेडिट नोट है, आई पे यू व्हाट, 45,000। ऐसा चलता है।
या मान लो 50,000 का बिल था और मुझे उससे क्या देना है, डिस्काउंट देना है। हो गया। ठीक है। हाँ, हो गया आराम से। मैं इसे भेज दूंगा चेक करके आज, ठीक है। ऐसे चलता है। तो दिस इज व्हाट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब आए हम असली चीज पर। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था कि ये जितनी भी आपने चीजें पढ़ी थी, चाहे पेन स्लिप पढ़ा, चाहे वाउचर, चाहे आपने ये पढ़ा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब पढ़ी, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपके पास बिल आ गया, रसीदें वसीदें सब आ गई, रिसिप्ट भी आ गया, पेन स्लिप आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ गया, फिर आप क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं एक डॉक्यूमेंट के साथ जिसे कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब जरा देखिए वाउचर क्या होता है, मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए जरा, यहाँ देखिए, आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग वाउचर। देखिए, ये होते हैं वाउचर, देखिए जरा, अकाउंटिंग वाउचर के फॉर्मेट। ये वाउचर है, ये सब वाउचर की फॉर्म दिखा रही है। हर कंपनी क्या करती है, हर बिजनेस क्या करता है, अपने अपने अलग अलग हिसाब से वाउचर बनाता है। अभी जो वाउचर मैं दिखाऊंगा आपको, ये तो मतलब समझ लीजिए आपके पास अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरह के वाउचर्स बनते हैं। हम लोग जो वाउचर दिखाएंगे वो भी दिखेंगे आपको यहाँ पर। वाउचर क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट evidencing a business transaction. It flows from the definition that when a transaction is entered into, evidence to that effect is also establishes. Such evidences are source document. जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसके सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट को किसके साथ लगा दिया जाता है, वाउचर के साथ लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो वाउचर में क्या होता है, एक तो क्लर्क साइन करता है, उसके बाद जितने भी वाउचर होते हैं, क्लर्क के ऊपर जो भी ऑफिसर होगा वो भी साइन करेगा उस पर। तो क्या हो जाता है, डबल श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ट्रांजेक्शन क्या है, जेन्युइन है। ऐसा करके चलता है। आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल के सर्कुलर आते हैं, सर्कुलर पे कोऑर्डिनेटर का साइन होता है या वाइस प्रिंसिपल का भी साइन होता है। और कई बार तो क्या होता है, जैसे डेट शीट होती है ना, उसमें कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तीनों के साइन होते हैं। अगर प्रिंसिपल का साइन है तो समझ लीजिए मोस्ट ऑथेंटिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल भी सर्कुलर इशू करते हैं, छोटे मोटे सर्कुलर, हाउस एक्टिविटीज का, किसी और चीज का। उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल दोनों का साइन होता है। तो यहाँ वाउचर में भी क्या होते हैं, आपके सिग्नेचर्स होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वाउचर की जो टाइप्स हैं वो देखिए क्या क्या है, सुन लेना। दो तरह के वाउचर हैं, सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर, और दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। जो अभी तक आपने पढ़ा था वो सब क्या थे, सोर्स वाउचर थे, सोर्स डॉक्यूमेंट थे। कैश मेमो पढ़ा, पेन स्लिप पढ़ा, चेक पढ़ा, डेबिट नोट पढ़े, क्रेडिट नोट पढ़े, ये सब क्या थे, रिसिप्ट थी, ये सब क्या थे, सोर्स वाउचर थे। और अकाउंटिंग वाउचर अभी हम सीखेंगे। सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर, ये क्या होते थे, डॉक्यूमेंट थे विच केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, और ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। और जो उन्हें बनाता है उसके साइन होते हैं। तभी भी रिसिप्ट वगैरह जो होगी उसमें साइन करके देते हैं वो लोग। लेकिन जैसे मैकडी वगैरह से लेते हैं तो साइन नहीं करते, उसमें लिखा रहता है इट इज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रिसिप्ट, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। देखा होगा ना आपने, पर्ची में लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये आपके पास क्या बने, अब हमारे पास असली जो चीज है अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड है। Accountant has with him source of supporting voucher for cash payment, cash receipts, invoices for credit purchase and sales. Yet before recording the books in the accounts, these source voucher has analyzed, determined which account or accounts are to be debited and credited. Decision is recorded on a document termed as accounting voucher. तो accounting voucher क्या है? एक written document है containing analysis of business transaction for accounting and recording purpose, prepared by accountant on the basis of supporting voucher signed by another authorized person. वाउचर में दो लोगों के साइन, एक बनाने वाले के और एक अप्रूव करने वाले के। ठीक है जी। वाउचर की फीचर क्या है, फिर वही रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बनाए जाते हैं, ट्रांजेक्शन का एनालिसिस होता है, साइन बाय वेरीफाइड बाय अकाउंटेंट होता है। कैश बैंक वाउचर में ये रिसिप्ट होता है। दो तरह के अकाउंटिंग वाउचर आपके पास निकल कर आएंगे, एक को कैश वाउचर बोलते हैं, एक को नॉन कैश वाउचर बोलते हैं। अच्छा ये बताओ,
कोई कैश ट्रांजेक्शन करिए, उसका तो आराम से एविडेंस निकल आएगा। मान लो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो रही है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, हो रही है, क्या एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, इसका कहाँ से रसीद मिलेगी आपको बताओ? मिल जाएगी। भाई वर्कर की सैलरी 50,000 थी, 1 लाख थी, वो आउटस्टैंडिंग हो गई, अकाउंटिंग में तो डाल लेंगे उसे आप, कैसे डालोगे उसको भाई? ठीक है, तो कैश वाउचर तो कैश को शो करते हैं, बाकी ट्रांजेक्शन और भी तो होती है, उन्हें कैसे शो करेंगे? उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स बनाते हैं। कैश वाउचर देखिए जरा। अच्छा, यहाँ जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, उससे थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा, रीजन बताऊंगा क्यों। कैश वाउचर रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ अ कैश एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक ऑल्सो। कैश वाउचर दो तरह के, एक डेबिट वाउचर, एक क्या होता है, क्रेडिट वाउचर। अच्छा सुनो, जब कैश मिलता है तो क्या एंट्री बनती है बताओ? कैश डेबिट टू समबडी, कैश डेबिट टू समबडी। तो ये क्या कह रहा है, कैश वाउचर, ये क्या कह रहा है, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अरे जब कैश रिसीव होते हैं तो कैश तो डेबिट होता है ना, अरे कैश तो डेबिट होता है, लेकिन दूसरी पार्टी तो क्रेडिट होती है ना। समझ में आई बात? तो क्रेडिट वाउचर का क्या मतलब है, क्रेडिट वाउचर का मतलब है कैश रिसीव, क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या है, कैश रिसीव्ड, कब बनता है। और डेबिट वाउचर कब बनेगा फिर, कैश पेड के टाइम पे। क्यों बनेगा, व्हेन वी आर पेइंग कैश, तो एंट्री क्या बनती है, समबडी डेबिट एंड कैश क्रेडिट, समबडी डेबिट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेबिट वाउचर। तो ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग जाने की बात बन जाती है, बट यू हैव टू बी थोड़ा सा अलर्ट। हमेशा देखेंगे वाउचर में, क्रेडिट वाउचर मतलब क्या होगा, पैसा आ रहा है, व्हेन मनी इज कमिंग यू विल डेबिट मनी एंड यू विल क्रेडिट द पार्टी। और डेबिट वाउचर का मतलब वी आर पेइंग द मनी, पेइंग मनी की तो क्या होगा, कैश क्रेडिट, बंदा डेबिट होगा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। कैश, ये आपका क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट देखो, ये रहा, दिख रहा फॉर्मेट सारा, वाउचर नंबर है। अब ये कौन सा वाउचर है, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या हुआ, कैश आया, कैश आया तो क्या होगा, कैश डेबिट होगा ना, तो क्रेडिट कौन होगा, या तो सेल्स होगी, आउटपुट आउट होगा, यही तो होगा, पैसा मिल रहा है तो आप देख रहे हैं, मान लो मेरी सेल्स 20,000 की थी, इस पर जीएसटी भी लगा, तो टोटल पैसा कितना है, 22,400 का। एसडी मतलब साइंड, एसडी का मतलब होता है साइंड, साइन कौन, अकाउंटेंट, और साइन कौन, मैनेजर, दो लोगों के साइन होते हैं, तब बन जाता है। कौन सा वाउचर है ये, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, नाम एड्रेसेस है, ये देखो जीएसटी नंबर भी आपके पास दे रखा होगा, ये रहा जीएसटी नंबर, दिस इज ऑल्सो गिवन, जीएसटी नंबर भी दे रखा होता है। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर का नंबर, टाइटल ऑफ द अकाउंट्स क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये रहा नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये वाला अमाउंट है, ये लिखा जाता है। और नरेशन लिखी जाती है क्या, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी थ्रू बिल नंबर, ये नरेशन भी लिखी जाती है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग, वो अकाउंटेंट बना रहा है उसका साइन होता है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑथराइज, ये उससे मैनेजर जो अप्रूव कर रहा है उसका साइन भी होता है। एंड सपोर्टिंग वाउचर नंबर, लिखा है ना बिल नंबर 500, बिल मिला होगा ना आपसे कोई, उसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये पूरी डिटेल किसके साथ जाती है, कौन सा वाउचर है, क्रेडिट वाउचर। थोड़ा ऊपर चले जाओ, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बना भाई, जब हम क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, देते हैं, पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट, ऑन डेबिट, दूसरा व्यक्ति डेबिट। डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है, व्हेन पेमेंट इज मेड। और पेमेंट कब कब करी जाती है, जब कोई एक्सपेंस होगा, गुड्स खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिट इनटू बैंक, ड्रॉइंग एक्सेट्रा, तब होती हैं। आइए देखिए यहाँ पर फॉर्मेट, ये रहा डेबिट वाउचर। रिसीव्ड रुपीज लिखा रहता है। रेवेन्यू स्टैम्प, जानते हैं रेवेन्यू स्टैम्प क्या होती है, जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बट वेन यू आर रिसीविंग मनी, तो असेंशियली आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपने शायद देखा नहीं होगा कई लोगों ने, लेकिन जिनके बिजनेस है वो करते हैं। ये होती है रेवेन्यू स्टैम्प, ये वाली, ये रेवेन्यू स्टैम्प जो हमारे देश में लगता है, ये 100 रुपीज का, देखो लिखा ना इंडिया रेवेन्यू, ये रेवेन्यू स्टैम्प होती है, इनको कहते हैं, ये हमारे देश की रेवेन्यू स्टैम्प होती है। अब क्या होता है,
और रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में एक चीज बताता हूँ मैं आपको। क्या लिखा देखो जरा, क्या लिखा पढ़ो। A revenue stamp is mandatory if you pay rent amount higher than 5,000 per receipt। जब भी आप 5,000 से ज्यादा का कोई पैसा किसी से लेंगे, उस पर क्या लगा, किसी सर्विस के बदले में, तो उसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेवेन्यू स्टैंप लगानी पड़ती है। एक रेवेन्यू स्टैंप 1 रुपए वगैरह की होती है। तो इस मेथड थ्रू विच गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू थोड़ा सा इकट्ठा करती है। 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की खूब सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, रेवेन्यू स्टैंप वहां लगता है। ये जो लिखा हुआ है ना एफिक्स रेवेन्यू स्टैंप, अगर इस वाउचर की कीमत 5,000 से ज्यादा की है तो पैसा ले रहे हो ना आप, यू विल पेस्ट रेवेन्यू स्टैंप हियर, ऐसा करके। वाउचर नंबर है, बीएसटी नंबर है, डेट है, परचेज किया आपने, बीएसटी इनपुट इनपुट हो गया, टोटल अमाउंट कितना है 22,400 का, और नरेशन भी दे दिया आपने। मैनेजर के सिग्नेचर होगा, किसके सिग्नेचर हो गए, अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो गए। दिस इज हाउ इट हैपेंस। डेबिट वाउचर से क्या इन्फॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, प्रिपेयरिंग डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर वो लिखी हुई 20 अप्रैल 2025। अकाउंटिंग वाउचर नंबर ये रहा 212। बिल नंबर दे रखा आपके पास, और सिग्नेचर, और एवरीथिंग इज मेंशन हियर। और सुनो, कई बार क्या होता है, कई बार तो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या टाइप किया हुआ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें मैनेजर के भी और अकाउंटेंट के साइन होते हैं, उसे ही लगा देते हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपका एक एम्प्लॉय चला गया ऑटो से करोल बाग। अब जो ऑटो वाला उबर ऑटो वाला नहीं था, वो तो नॉर्मल ऑटो वाला था। अब उसने पैसा ले लिया, मान लो 450 रुपीज का पैसा ले लिया, यहाँ से नोएडा से लेकर करोल बाग जाने का। वैसे इससे ज्यादा लेते हैं, लेकिन 450 रुपये में मान गया। चला गया सुबह सुबह 7 बजे के करीब। अब हमने बोला भाई रसीद दे, अरे बाबू जी रसीद कहाँ से लाऊं मैं, क्या करोगे बताओ। अब ऑफिस जाओगे, वो तो बोलेंगे तुम तो मेट्रो से गए थे, 450 ज्यादा ले गए। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं पता है, आपने ऑटो वाले को, आपने एक पेपर पे लिखा ऑटो का नंबर और ऑटो वाले का नाम, उसका फोन नंबर लिख दिया, और लिख दिया नोएडा से करोल बाग, मतलब फ्रॉम नोएडा टू करोल बाग। उस पर अपना साइन करा, और ऑटो वाले को बोला भैया तू भी साइन कर दे इस पे अपने, या अपना अंगूठा लगा दे। तब बनती है एक रसीद, तब बनता है एक वाउचर। मतलब अकाउंटिंग में यू शुड हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चाहे वो ऑटो वाले से जाए, चाहे रिक्शे वाले से जाए, आपको पर्ची बनवानी है। नहीं बनवाओगे तो फ्रॉड माना जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं आपसे, कि अगर आपके पास सपोर्टिंग वाउचर नहीं है, तो इन लिeu ऑफ उसके बदले में आपने क्या लगाया, ताकि वो प्रूफ हो जाए कि हाँ देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दैट। अब बारी आई नॉन कैश वाउचर, जरा समझना। कैश वाउचर दो तरह के थे, बेटा सुनो, जब जाएंगे तो फूल बरसाना सबके ऊपर। नॉन कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक खास बात ध्यान रखना, नॉन कैश वाउचर जो होते हैं ना, उनमें आपके पास क्या होता है, दो तरह की चीजें चलती हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखता है। नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। Example of these are invoice or bills, debit credit notes. Non-cash voucher are prepared for transaction of credit sales, credit purchase, goods return या rectifying mistakes। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। नॉन कैश वाउचर कैसे बनता है पता है, जैसे मान लो हमने लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। उसे बनाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। देखिए ऐसे, ऐसे बन रहे नॉन कैश वाउचर। ये दिख रहा है आपको ये वाला, देखिए क्या दिख रहा है, देखिए नॉन कैश वाउचर है, ट्रांसफर वाउचर ही बोलते हैं। क्या दिख रहा है, वाउचर नंबर होगा, डेबिट किसे कर रहे हैं, नैना नायक को कर रहे हैं, और क्रेडिट किसे कर रहे हैं, सेल्स। हमने बोला ना कैश इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसे ही अगर मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कैसे बनाएंगे आप, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही अगर आपने परचेज कर दी गुड्स किसी से, किससे करी परचेज गुड्स, मतलब मान लो आपने परचेज गुड्स सोहन से कर ली, तो डेबिट में लिखेंगे परचेजेस, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सोहन। जब परचेजेस लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इनपुट इनपुट आउटपुट वो भी सब मिला के लिखेंगे। तो ये कौन से होते हैं, ये नॉन कैश वाउचर होते हैं। इनमें डेबिट क्रेडिट दोनों दिखता है।
कैश वाउचर में इधर डेबिट दिखेगा या क्रेडिट दिखेगा, ये फर्क होता है। हाँ, जनरल की तरह ही तो हुआ, जनरल की तो भाई ये तो बेस है ना हर चीज का, ट्रांजेक्शन का बेस है। तो अब एक फिर आता है कंपाउंड वाउचर। जैसे कंपाउंड एंट्री होती थी ना, मोर देन टू डेबिट, ए मोर देन टू डेबिट, मोर देन टू क्रेडिट, होता था ना ऐसे। वाउचर विच रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट या वन क्रेडिट और डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। डेबिट वाउचर शोइंग द ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट बट वन कैश, वन क्रेडिट। और ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर कौन सा होता है, विच शोज मल्टीपल क्रेडिट बट वन डेबिट, उसे क्रेडिट वाउचर कहते हैं। और ये वाउचर खत्म, इतना ही था वाउचर। अब अपनी बुक खोलिए जरा एक बार देखें। वाउचर बनाना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर बोला होगा तो मुझसे अलग से देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर नहीं है। ट्रांसफर वाउचर कैसे होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। लास्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसफर वाउचर ही था। तो वाउचर किस किस के एग्जाम में आ रहा है बताइए। तो आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, पता, प्रिपरेशन हो गया, उससे पहले यही सब चीजें तो पढ़ाई गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में मैंने आज दे दिया है। ठीक है। इनमें से, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला पार्ट। कंपाउंड वाउचर की डेफिनेशन क्या होती है वो, और आपके पास बोले तो ये वाला पार्ट। अकाउंटिंग वाउचर के क्या टाइप्स होते हैं, कैश वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ठीक है, डेबिट वाउचर क्या होता है, और ये सारे के सारे पार्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इतना कर लिया था। हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा करेंगे, दिस चैप्टर इज डन। अब मुझे बताइए कैश बुक में आपके डाउट्स क्या थे। मोर स्टडीज, मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज, नो कंफ्यूजन। मेनी ऑफ यू आर इन द स्टेट ऑफ नो कंफ्यूजन, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है पीछे से। यू नो एवरीथिंग फतेह इन दिस चैप्टर। कैश बुक, कैश बुक एग्जाम में नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाला पार्ट देख लीजिए। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, पार्ट छूट गया था पिछली बार, मैंने कहा था मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। ये नोट्स भी मैंने अभी दिए हैं बहुत सारे लोगों को, बाकी लोगों को अगली क्लास में देंगे। अब ये रिवाइज हो चुके हैं पूरे ढंग से। आई थिंक मैंने कहाँ तक डिस्कस किया था आपके पास, डी तक डिस्कस कर लिया था, चेक रिसीव का डिस्कस कर लिया था, फुल सेटलमेंट में चेक मिलना, डिस्काउंट कराना, ये एवरीथिंग इज मेंशन। सारी की सारी चीजें आपके सामने है। पोस्ट डेटेड चेक का मिलना, एक बच्चा मुझसे बोला था आज पोस्ट डेटेड चेक के बारे में, दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। फिर एग्जाम्पल कैसे प्लेस करना है वो बताया हुआ है। आप चेक को अगर डिस्काउंट कराते हैं तो कैसे करना है वो भी बताया। पोस्ट डेटेड चेक अगर इशू करते हैं वो भी बताया आपको लास्ट क्लास में। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये ट्रांजेक्शन थोड़ी नई है, ये आपको शायद किसी किताब में दिख जाए। डेटर बिल्स रिसीवेबल होता है, मान लिया जाए आज मुझे एक बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, इसकी मेच्योरिटी 3 महीने बाद है, एंड आई वांट मनी टुडे इटसेल्फ। तो आई विल गो टू द बैंक, आई विल रिक्वेस्ट बैंक, लुक, वही है। क्या कह रहा था, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, तो पढ़ लीजिए। बिल्स रिसीवेबल 30,000 रिसीव्ड ऑन 1 जून फ्रॉम सुमित, 3 months मेच्योरिटी पीरियड, इट इज इमीडिएटली डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 6%। तो 30,000 का 6%, 3 महीने के लिए कितना होगा, 450। क्या, ठीक है। अमाउंट कितना है आपके पास, 30,000। आपके बैंक में कितना पैसा चला जाएगा, 29,550। और नीचे एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्काउंट चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल, ये अमाउंट बदलना पड़ेगा, सॉरी, दिस इज 450, इट इज नॉट 500। ठीक कर लेना नोट्स में जरा, दिस इज 450, 450 है ये, वो गलत हो गया, ये करेक्शन कर लेना। जिनके पास नोट्स है वो करेक्शन कर ले, बाकी मैं अगले में। इज इट ओके। अगर चेक डिस्काउंटिंग में पहले बता चुका था, बीआर डिस्काउंटिंग ऐसा आएगा। तो तुम लोग देख लो, तुम्हारे एग्जाम में आती है ये चीजें।
इज कमिंग, कैश बुक इज देयर इन योर एग्जाम। इफ चेक इशूड बाय द फर्म, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए, चेक इशूड बाय द फर्म, आपने चेक इशू कर दिया और वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो देखिए क्या होने वाला था। एग्जाम्पल, अ चेक ऑफ 30,000 इशूड इन फेवर ऑफ वीरेन ऑन April 1st 2025 इज नॉट क्लियर ड्यू टू टेक्निकल एरर ऑन April 10। April 10 को उसे क्लियर होना हुआ 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, और क्लियर ही नहीं हुआ। तो देखिए 2 अप्रैल को एंट्री क्या करेंगे आप, वीरेन के नाम से 30,000 बैंक में डाल देंगे, और 10 अप्रैल को एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आपके अकाउंट से तो पैसा गया नहीं, तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस डाल देगा। ऐसे होता है। यू इशूड अ चेक, डिसऑनर तो हमने ऊपर बता दिया था ना, लेकिन जब वो तो डिसऑनर तो तब होता है जब आपको चेक मिला और डिसऑनर हो जाए, ये तो जब चेक इशू किया और डिसऑनर हो गया। अब यू इशूड अ चेक एंड डिसऑनर ड्यू टू टेक्निकल ग्राउंड, सिग्नेचर नहीं थे, ओवर राइटिंग थी, कटिंग थी, तब चेक डिसऑनर हो जाता है। पैसा था लेकिन टेक्निकल, टेक्निकल एरर का मतलब वही होता है। टेक्निकल एरर का मतलब इनसफिशिएंट फंड नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ चेक डिसऑनर हो गया तो उसका 100% मतलब फिर क्या होता है, पैसे की कमी थी। लेकिन टेक्निकल एरर का मतलब है ओवर राइटिंग हो गई, डेट गलत लिख दी, साइन मिसमैच हो गए, चेक स्मच हो गया, तब वो डिसऑनर हो जाता है, बैंक पैसा देने से मना कर देता है। ये वो कंडीशन है। एंडोर्समेंट ऑफ चेक की बात करी थी पिछली क्लास में हमने, ऐसे क्वेश्चन आए थे एंडोर्समेंट में। एंडोर्समेंट की कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होती, जनरल एंट्री होती है। हमने लिखा चेक 30,000 का रिसीव फ्रॉम वंश एंडोर्स टू जान्या, जनरल एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड डेबिट टू वंश, अगली एंट्री जान्या टू चेक इन हैंड। और क्या लिखा है, इसकी कोई एंट्री बैंक में नहीं होगी क्योंकि डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। इसकी तो क्या बनेगी, जनरल प्रॉपर में एंट्री बनती है। चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, एक कस्टमर आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाल देता है, कस्टमर का नाम लिख देंगे, बैंक में डाल देंगे, हो गया खत्म। द फर्म पेज चार्जेस फॉर सर्विसेज या बैंक चार्जेस, देखा ना, बैंक चार्ज ₹500, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट में एक क्रेडिट हो जाएगा। तो बची कुछ ट्रांजेक्शन भी आपके साथ डिस्कस करिए। नाउ यू हैव एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उन डाउट्स को क्लियर करके तो लाओ। अब मुझे बताइए आपकी बुक में, अगर मैं रिवर्स से चलूं, रिवर्स से क्या चलना है, कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन है आपके पास, और ट्रायल बैलेंस लेके खोली हो तुम तो। कोई ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अक्षिता या कोई और बच्चा किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। इफ अक्षिता इज हियर इन द क्लास। सरन्या, तुम्हारे में वाउचर आ रहा था। रिद्धि, वंश, वीरेन, वीरेन तुम्हारे में भी आया था, मैंने तुम्हें समझा दिया था चैप्टर ये। यस सर। बुक खोल लीजिए एक बार। तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो डाउट ना पूछ के। पकड़ना जरा इसको, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, आगे चलें जरा, जस्ट मिनट। इसके भी आने के बहुत चांसेस होते हैं, देखिए जरा। आपके पास दो बैंक अकाउंट है, मतलब नॉर्मली तो क्या होता था, आपके पास बनता था कैश और बैंक। लेकिन हियर इज अ क्वेश्चन, जहाँ आपके पास क्या है, कैश इन हैंड भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, और अब आपको क्या करना है, कैश बुक बनानी है। पहली ट्रांजेक्शन March 1st, देखो कैसे किया आप लोगों ने। यहाँ पर आपने कैश बुक लिखा, डेट में डाले गए, बैलेंस बीरी, कैश का बैलेंस 8,500, एसबीआई का बैलेंस 2,500, 25,000, और पंजाब नेशनल बैंक में तो ओवरड्राफ्ट है, तो किस तरफ जाएंगे आप, विल गो टू द क्रेडिट साइड, इस तरफ क्या लिखेंगे, बैलेंस बीरी। दिस इज फाइन विद यू। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। करे तुमने ऐसे क्वेश्चन डबल बुक वाले, करे थे? हाँ तो इंपॉर्टेंट है ये वाला। और चलिए आगे, कैश सेल्स अगर हो गई तो कहाँ जाएगी वो, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, सेल्स, रिटर्न द एंट्री, हो गया। अब और चलें आगे, सिंपल होता है। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय एसबीआई, पैसा किससे कटेगा, एसबीआई से कटेगा। क्रेडिट साइड में जाएंगे और सैलरीज लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे पैसा, एसबीआई में लिखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक में नहीं लिखेंगे। यहाँ बैंक में दो कॉलम बना लेंगे, एक एसबीआई का और एक पीएनबी का। और चलें आगे जरा, चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद पीएनबी, तो क्या लिखेंगे आप डेबिट साइड में, यू विल राइट अनिल,
और पैसा कहाँ जोड़ेंगे? एसबीआई में नहीं जोड़ेंगे, कहाँ डालेंगे उसको? पीएनबी में डाल देंगे। सो सिंपल। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चेक ड्रॉन ऑन एसबीआई, पीएनबी का चेक था, एसबीआई में डाल दिया। ऐसा भी होता है। अभी देखिए, शायद अगर होगा क्वेश्चन में नहीं होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई तो कॉन्ट्रा बनेगी। तो जरा देखें, एसबीआई विल इंक्रीज, एसबीआई विल इंक्रीज, एसबीआई इंक्रीज हो गया किस नाम से? कैश के नाम से। और कैश डिक्रीज हो गया किसके नाम से? एसबीआई के नाम से। अब हम बैंक नहीं लिखेंगे, अब आप एसबीआई लिखेंगे या पीएनबी लिखेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैंक लिख देंगे तो किसी को क्या पता कि पीएनबी में गया, एसबीआई में गया। ऐसा बनता है। और थोड़ा आगे चलें। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक, आ गया वो क्वेश्चन। पीएनबी से कहाँ ट्रांसफर हो गया पैसा? एसबीआई में ट्रांसफर हो गया। सबसे पहले देखिए कि कहाँ पैसा बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा पैसा? पीएनबी में। तो पीएनबी में पैसा बढ़ा दिया आपने, क्या? 3,000 किसके नाम से? एसबीआई के नाम से। ठीक है। और कहां से कट गया पैसा? एसबीआई से कट गया किस नाम से? पीएनबी के नाम से। इतना सा है ना? गॉट इट। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि दोनों साइड क्या हो रही है आपकी? यूज हो रही है। और चले आगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई, क्या लिखा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। और देखिए, योर कैश विल इंक्रीज, योर कैश विल इंक्रीज किस नाम से? एसबीआई के नाम से, क्योंकि पैसा एसबीआई से निकला है। एंड योर एसबीआई विल डिक्रीज किस नाम से? कैश के नाम से। ऐसा करके तो आप देख लीजिए, बैलेंसिंग करनी है। 23,500, 23,500, 18,500 बैलेंस सीरी। और बैलेंस सीरी हुआ तो बैलेंस भी इस तरफ हुआ। 30,000 ये, 30,000 ये, 9,000 बैलेंस है, इस तरफ बैलेंस आ गया। एंड दिस साइड इज मोर एंड दिस, तो इसका बैलेंस इस तरफ आया। ये क्या बोलते हैं हम इसको? क्रेडिट बैलेंस। ये ओवरड्राफ्ट है। ये कहाँ जाएगा? ये इस तरफ जाएगा। तो जब दो बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है वो, लेकिन एक बार उसका एक्सपोजर होना चाहिए था, जो हमने कर लिया। इज दैट क्लियर? तो कभी डबल बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। दैट इज एज सिंपल एज एनी अदर क्वेश्चन। ठीक है जी। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, उनको देखिए जरा एक बार। बताइए, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, इस ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? कोई मुझे बताए, ऑनलाइन में बताए, क्या करेंगे इसका? बोलिए। यस्मीन, व्हाट वी हैव टू डू? फतेह बताओ क्या करेंगे इसका? पोस्ट डेटेड चेक ऑनर्ड हो गया, मतलब इसकी पेमेंट निकल गई। क्या करेंगे? जनरल भी क्यों डालेंगे? कैश बुक की एंट्री है तो कैश बुक में जाएगी वो तो। अभी मैंने क्या बताया था आपको? एक छोटी सी चीज आपको, एक बात बताई थी ना मैंने। पोस्ट डेटेड चेक इशूड बोला था। क्या बोला था? चेक डेटेड 31st जून। अबे 31st हो गया, 30th। पिछली बार भी यही गलती थी यार। क्या था ये? 30th जून था। और ये जून 30th करना है, इसको ठीक कर देना, करेक्शन। इसकी फोटो भेज देना खींच के मुझे जरा, अच्छा फोन तो मेरे पास। पेज नंबर कौन सा देखना जरा, ये आई करेक्ट दिस। क्या पेज नंबर है? पेज नंबर है इसका 8। दिस इज द क्वेश्चन हियर। अपोज डेटेड चेक था 30th जून का, 40,000 का। अक्षिता को इशू कर दिया, 10 जुलाई की डेट है उस पे। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश बुक ऑन ऑन कौन सी डेट को? 30th जून को इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ। किस नाम से? अक्षिता के नाम से। हो गया खत्म। और अब 10th July, नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक रिलेटिंग टू द चेक ऑफ अक्षिता
जिस दिन उसकी पेमेंट होगी, जिस दिन उसका ऑनर होगा, उस दिन कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड यही चीज मैंने आपके सामने यहाँ बोली है। सपोज डेटेड चेक इशूड अर्लियर, नाउ ऑनर्ड। तो नाउ ऑनर्ड में क्या होना है? नाउ ऑनर्ड में क्या होना है? यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड द एंट्री नीदर इन जर्नल और ना ही कैश बुक में। इसीलिए नोट्स दिए गए भाई, पढ़ लीजिए उनको ढंग से, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। और चलें आगे जरा। रिसीव्ड, अच्छा अच्छा, एक और ट्रांजेक्शन आई थी, जरा देखना जरा उसका, मैंने पिछली बार शायद आप लोगों से डिस्कशन नहीं किया था। कई बार आता है कि गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 5,000, आउट ऑफ दैट 2,000 इज डिपॉजिटेड टू बैंक। ऐसा क्वेश्चन करते समय ट्रांजेक्शन देखिए किसी ने, आया था ना? देखिए यहाँ पर है, नोट्स में देखो जरा कहाँ दिख रहा है वो, शुरू में ही है शायद। दिखेगा आपको यहाँ पर, देख के बताओ कहाँ पर है, कौन सा नंबर है? 6 पे, यहाँ, ये रहा। गुड्स 50,000 की कैश में आपने बेच दी 1 अक्टूबर 2025 को, आउट ऑफ विच 30,000 डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द सेम डे। मेथड वन दो तरह से होना है। आप मेथड वन करना एग्जाम में, क्योंकि टीचर वही चाहते हैं। पहले आपने सेल्स बोल के 50,000 कैश में लिख लिया, उधर से देखिए 50,000 कैश बोल के लिख लिया, और फिर 30,000 आप कहाँ जमा करा रहे हैं? बैंक में, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बना लेंगे। बैंक विल इंक्रीज कैश के नाम से, और कैश विल डिक्रीज बैंक के नाम से। या दूसरा मेथड होता है क्या, कि आप सेल्स करके 20 कैश में रखिए, 30 बैंक में रखिए। आई सजेस्ट यू इसको मत करना, क्योंकि आपके टीचर उसी से चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन हो रहा है। लेकिन वो आपकी बुक में भी ऐसी सॉल्यूशन करके दे रखा, क्या कि पहले कैश में डाल दिया, फिर बाकी का क्या कर दिया, इतना अमाउंट आप बैंक में जमा करा रहे हैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। तो जो नोट्स दिए गए हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको तंग करेंगे क्वेश्चन करते समय, उन सबका मैंने डालने की कोशिश करी है। एंट्री नंबर, यहाँ चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर, पेटी कैश आ गया तो छोड़ दीजिए इसको, यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट था किसी का? बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी बुक का, किया किसी ने? बस रेज योर हैंड, कितने लोगों ने करा क्वेश्चन 11? शाबाश। वंशिका ने भी नहीं करा, क्यों? मैंने तो बोला था करने के लिए, टाइम ही नहीं मिला। अथर, इधर से कर लिया। हाँ है, कोई देखते हैं चलो। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आ गई आपके पास, गुड्स बेचने की एंट्री, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। सेम डेट डालेंगे तो सेल्स बोल के बैंक में डाल देंगे। राम पेड बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड है। बीमा का चेक डिपॉजिट इनटू बैंक है। देर नॉर्मल, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होनी चाहिए। फर्क क्या है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये देख रहे हैं नीचे क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक, एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस कितना? 2,000 रुपए का। क्या मतलब है इसका? कि बैलेंस सीडी नहीं निकालना है। दिस इज योर बैलेंस सीडी, ये 2,000 क्या आपके पास है? ये आपका बैलेंस सीडी है। उस समय क्वेश्चन कराया था ना आपको, एक इलस्ट्रेशन कराई थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना। आपके पास कैश बुक का तो क्वेश्चन आना ही आना है, 8 नंबर का या 6 मार्क्स का। और उसमें ये चीज जरूर से आएगी कि मिनिमम बैलेंस रख के, और तुम्हारे एग्जाम में 100% आनी है, मैं बोल रहा हूँ। और आप गलत करके आएंगे इसको, क्योंकि एक बार कर लिया उसके बाद करा ही नहीं। कम से कम खुद करके देखने की कोशिश करनी चाहिए ना, नहीं करते हैं।
चलिए, तो आई एम वेरी ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ डाउट्स विच इज रिलेटिंग टू द कैश बुक, पेटी कैश बुक, जो भी है अपने डाउट पूछिए, करिए उसको। नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट द सब्सिडरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक करेंगे, और जनरल प्रॉपर की क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। तो अगर हम बोलें अपने सिलेबस में से, तो बैंक रिकंसिलिएशन किस किस के एग्जाम में आ रहा है? अब सर हमारे पास एक सब्सिडरी बुक्स है, और एक बीआरएस है, और एक डिप्रिशिएशन है। डिप्रिशिएशन, ठीक है। चलिए, हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बताएं मुझे क्या बोल रहा था। सर मेरे में भी आ इसे रहा मैं यहाँ पर बंद कर है। रहा हूँ।